हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप बिल्कुल सही होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का मैं वीडियो लेकर आया हूँ। अभी बिहार का एसएससी का जितना भी एग्ज़ाम है सभी को ध्यान में रखते हुए, चाहे जीडी का हो या बिहार इंटर लेवल का हो, सभी को लेकर के ये सेट मैं बनाया हूँ। और उसमें हाफ जो है आपको 41 क्वेश्चन अभी दिए हैं। ये 3 पार्ट में शायद बन जाएंगे या 2 पार्ट में। तो आप लोग पूरे वीडियो पर बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग का कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि आप लोग का ये किस तरह का ये वीडियो लग रहा है, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था। 4 है हरियाणा, गुजरात, पंजाब और मध्य प्रदेश। तो ये जो 36वें राष्ट्रीय खेल हुआ था 2022 में, और वो कहाँ पर हुआ था ये आप लोग को बताना है। तो उसका सही उत्तर हम बता देते हैं। 4 ऑप्शन दिया है, ए में हरियाणा, बी में गुजरात, सी में पंजाब और डी में मध्य प्रदेश। तो आप लोग को पता है तो सही उत्तर बताइए। उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। और गुजरात में ये हुआ था और उसमें सबसे कुछ पॉइंट बनता है, तो आप लोग उसको याद रखिएगा। गुजरात के कौन सा शहर में था, तो ये जो सबसे पहले गुजरात के जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है उसमें शुरू हुआ था। और ये 36वें राष्ट्रीय खेल थे, जिस खेल में लगभग 7000 एथलीट ने भाग लिए थे और 36 विभिन्न खेलों का प्रतिस्पर्धा की गई थी। और इस खेल की प्रतियोगिता का सर्विसेज जो है, जो भारतीय सशस्त्र बल टीम थे, उन्होंने 61 स्वर्ण, 35 रजत और 32 कांस्य सहित कुल 128 पद के साथ तालिका के शीर्ष पर रहा, जबकि महाराष्ट्र दूसरे पर था और हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा था। और अहमदाबाद के कौन कौन से शहरों में चला था, तो ये अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट और भावनगर में ये आयोजित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि फैजाबाद से 1857 की क्रांति के नेता कौन थे। तो 1857 की जो क्रांति हुआ था फैजाबाद से, उस समय नेता कौन थे ये पूछ रहा है। ए में बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल, नाना साहब और मौलवी अहमदुल्ला। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर जो है डी, बिल्कुल सही है। मौलवी अहमदुल्ला जो थे वो 1857 का जो थे, ये 1857 भारतीय नेता रहे थे। और ये फैजाबाद में उन्होंने ब्रिटिश से सैनिक के खिलाफ भीषण लड़ाई लड़ी थी। और ये 1857 से कुछ पॉइंट बनता है, उसको आप लोग याद रखेंगे कि 1857 का जो क्रांति हुआ था वो आरंभ कब हुआ था, तो 10 मई 1857 को। डेट को आप लोग डेट और मंथ याद रखेंगे। और वह इतनी तेज़ी से बढ़ा था कि जो पूरे उत्तर भारत में फैल गया था। कहाँ? पूरे उत्तर भारत में। और 1857 की जो क्रांति का प्रमुख केंद्र था, उसका सेंटर बना था, ये था आपको दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, इलाहाबाद, जगदीशपुर, बरेली, फैजाबाद और फतेहपुर। ये सब आप लोग पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि घनत्व का एसआई मात्रक क्या है, ये पूछ रहा है। तो घनत्व का एसआई मात्रक क्या होगा ये आप लोग को बताना। केजी पर मीटर, दूसरे में केजी प्रति घन मीटर, है ना, ग्राम घन मीटर और केजी मीटर पर सेकेंड। तो एक बात बता देते हैं आप लोगों को कि घनत्व का जो है सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन, m/v। तो द्रव्यमान का क्या होता है केजी और आयतन का होता है mq। तो यहाँ हो जाएगा केजी mq। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। इसको आप लोग बी को टिक मारेंगे। बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, उसको होता है m/v। उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ था। 4 ऑप्शन दिया है। ये जो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुआ था, 4 ऑप्शन 1926, 1936, 1923 या 1929। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। 1936 को ये हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा। और इसका कुछ पॉइंट बनता है। 1936 में किसने, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में हुआ था। और इसका जो सचिव थे, कौन थे किसान सभा के, तो प्रोफेसर NG रंगा, उनका महासचिव बनाया गया था। और इस संगठन का पूछेगा उद्देश्य क्या था, क्यों बना था ये अखिल भारतीय किसान सभा, तो उसका मुख्य उद्देश्य था कि जमींदारी प्रथा को ख़त्म करना और भू राजस्व को कम करने के लिए
ऋण को स्थगित कर देना है ना। ये इसके पर्पज से अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन 1936 में हुआ था और स्वामी दयानंद सरस्वती की अध्यक्षता में हुआ था, उसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विंग्स और फायर के लेखक कौन थे? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विंग्स ऑफ फायर के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम, बी में है शशि थरूर, प्रणब मुखर्जी सी में है और डी में है चेतन भगत। तो आप लोग को अगर पता है तो कमेंट्स कीजिएगा। तो विंग्स ऑफ फायर भारत के मिसाइल मैन कौन कहा जाता था, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं? तो ये थे आपको सही उत्तर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, एपीजे अब्दुल कलाम, है ना। और एपीजे अब्दुल कलाम क्या थे? विंग्स ऑफ फायर, भारत के मिसाइल मैन भी उसी को कहा जाता था और हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, अभी इस दुनिया में नहीं है। और उनके जो लिखी हुई एक ये आत्मकथा था, विंग्स ऑफ फायर क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम का लिखा हुआ एक आत्मकथा है, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बॉम्बे साइक्लोन जो है उसके बारे में होता है, जिसको बम चक्रवात बोलते हैं। ये बॉम्ब साइक्लोन जो दिसंबर 2022 में ये जो है कहाँ से छुड़ा था, ये पूछ रहा है कहाँ आया था। तो बॉम्बे साइक्लोन जो आया था चक्रवात, ये आया था, आपको 4 नाम है, बांग्लादेश, अमेरिका, इंडोनेशिया, चीन। तो आप लोग को पता है तो बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। ये अमेरिका में आया था और यहाँ एक चक्रवात काफ़ी तबाही मचाई थी, वो आप लोग को याद। ये चक्रवात होता क्या है ये भी थोड़ा सा जान लीजिए। ये बम साइक्लोन जो है, ये बम साइक्लोन एक चक्रवात, एक तीव्र मध्य अक्षांशीय चक्रवात है और इसमें द्रव के निम्न वायु दाब होते हैं और उनको ऐसा खराब मौसम और बर्फीले तूफान से लेकर तेज काफ़ी और भारी वर्षा तक मौसम के रूप में ये देखने को मिलता है और यह चक्रवात अत्यधिक हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करते रहता है। तो इसी बम साइक्लोन जो है ये अमेरिका में आया था, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, उसको आप लोग देख लीजिए। कहता नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेटिव प्रोजेक्ट कब आया था? इसको आप लोग को बोलना है। 4 ऑप्शन है, जुलाई 2005, जून 2006, जुलाई 2006 और जनवरी 2004। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। इसको आप लोग याद रखिएगा कि ये जुलाई 2006 में आया था। उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट बन रहा है जिसको मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि ये जो है नेशनल जो एग्रीकल्चर इन्वेस्ट प्रोजेक्ट था, जिसको हम लोग हिंदी में राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना बोलते हैं, ये जुलाई 2006 को चालू हुआ था। और ये याद रखना है कि यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो होता है ICAR की पहल किया हुआ है और यह कृषि की प्रौद्योगिकी है और उसके नवाचारों के व्यापक पहचान और बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से ये वित्त पोषित है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इथोपिया की राजधानी कहाँ है, ये बताना आप लोग को। इथोपिया की राजधानी कहाँ है? 4 है, आदिस अबाबा, अकरा, नैरोबी और कोहिरा। तो आप लोग को पता है तो बताइए कि ये जो है राजधानी कहाँ है ना, इथोपिया की राजधानी कहाँ है? तो बता दें आपको, इथोपिया की जो राजधानी है ये है आदिस अबाबा। तो ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही जवाब है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और आकड़ा जो है ये घाना का है। आकड़ा किसका राजधानी है? तो ये घाना का है, उसको भी याद रखिएगा। ये जो नैरोबी है ये केन्या का राजधानी है, सी नंबर नैरोबी। और कोहिरा जो है मिस्र की राजधानी है, उसको भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। एक ऑप्शन से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। पूछेगा आकड़ा तो घाना का, नैरोबी तो केन्या का और काहिरा तो है मिस्र का। ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा क्या थी? 4 ऑप्शन दिया है, किताब उल हिंद, तबकात ए नासिरी और फुतूहत ए फिरोज शाही और खेजुनुल फतेह। तो चारों ऑप्शन में आप लोग का सही उत्तर बताना है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप लोग को बिल्कुल सही है। फतू ए फिरोजी जो है ये तुगलक की आत्मकथा थी। अगर ये पूछ दे ये किस भाषा में लिखी गई है तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये जो है
ऑप्शन सी तो सही है, फतूहत ए फिरोज शाही। और ये किस भाषा की आत्मकथा है, तो ये है फारसी भाषा का, याद रखिएगा। किस भाषा का है, तो ये फारसी का है, ये आप लोग याद रखेंगे, फारसी भाषा का है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सुमित नागल किस खेल से संबंधित है? सुमित नागल किस खेल से है? यह है बास्केटबॉल, टेनिस, क्रिकेट या फुटबॉल। तो सुमित नागल जो है आपको, ये भारतीय खिलाड़ी हैं और ये सुमित नागल जो है टेनिस के खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा ये बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वानी जय 11 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा ये हो गया, वानी जयराम भारत का तीसरा सबसे बड़ा जो है, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। वानी जयराम जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा मिला था, ये पूछ रहा है। वानी जयराम को भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा मिला, ये पूछ रहा है। 4 पुरस्कार का नाम दिया हुआ है, तो आप लोग को बताना है इसमें। एक है पद्म श्री, दूसरा है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, तीसरा है पद्म विभूषण या पद्म भूषण। तो आप लोग को अगर पता है तो बताइएगा कि सही उत्तर क्या होगा। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पद्म भूषण से मिला था। किसको, ये जो है याद रखिएगा, वानी जयराम को ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा जो है ये था। जयराम वर्ष को 2023 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और उसका जो है निर्धन भी हो गया कब, 4 फरवरी 2023 को। वानी जयराम जो का जो है निर्धन हो गया 4, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के विकास से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है ना। हिंदी भाषा से जो है अनुच्छेद कौन सा है ये पूछ रहा है। तो आप लोग को देखना है हिंदी भाषा का जो विकास हुआ था ये किस अनुच्छेद में, 342, 351, 343 या 352। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही है। ये जो है 351 उसका बिल्कुल सही है और उसके बारे में आप लोग को जानना जरूरी है। तो चलिए हम चारों ऑप्शन के बारे में आप लोग को बताते हैं। ये जो 342 है ये अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। 343 जो है ये संघ और राजभाषा से संबंधित है और ये 352 जो है आपको राष्ट्रीय आयात और उद्घोषणा से संबंधित है और 351 जो था हिंदी भाषा के विकास के लिए ये जो निर्देश संबंधित था ये इसका है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, लेकिन तीनों ऑप्शन को आप लोग को याद रखेंगे। अगर सुनने में दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज करके बार सुन के याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि क्या थी। 4 लिपि का नाम दिया है, देवनागरी, तमिल, ब्राही या शारदा। तो आप लोग को बताना है, उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। पहले उसको बता देते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। ये जो मौर्यकालीन अभिलेख था ब्राही लिपि थी और ये जो मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में किया गया है। और एक वो पॉइंट यहाँ बनता है कि जेम्स प्रिंसेस ने सबसे पहले ब्राही लिपि को 1838 में पढ़ा था। कौन, तो इसका नाम याद रखेंगे, जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले ब्राही लिपि को कब पढ़ा, 1838 ईस्वी में पढ़ा था। मौर्यकालीन अभिलेख का लिपि कैसी है, ब्राह्मी लिपि है और ये किस सम्राट का है, तो अशोक सम्राट के अभिलेखों से मिलता है। उसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पानी में थाई कठोरता सोडियम के किस यौगिक से दूर की जाती है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, Na2CO3, NaHCO3, NaCl और NaOH। तो आप लोग को कमेंट्स पता है तो कमेंट्स में बताइए इसका पानी में जो अस्थायी कठोरता सोडियम किस यौगिक की दूर की जाती है। तो ये जो है दूर की जाती है आपको ऑप्शन नंबर है Na2CO3। याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट जिसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। एक होता और याद रखिएगा NaH, ये जो देख रहे हैं आप Na2CO3 का जो है एक होता वॉशिंग सोडा का प्रमुख अवयव भी है और Na2CO3 और 10H2O ये जो है एक वॉशिंग सोडा कहा जाता है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये NaCl, NaOH ये सब नहीं होगा, NaHCO3 ये नहीं होगा। अगर कोई पूछते आपको वॉशिंग सोडा, बहुत पूछता है वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम, तो Na2CO3 10H2O
याद रख लीजिए, कहीं लिख लीजिए। वॉशिंग सोडा का अवयव क्या है? तो Na2CO3, उसको भी आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि ये पूछा था कि पानी की अस्थायी कठोरता सोडियम किस यौगिक को दूर की जाती है? तो Na2CO3 के से की जाती है, उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? 4 हैं, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, दौलत खान लोदी या इब्राहिम लोदी। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर जो है ए सही है, बहलोल लोदी उसका सही उत्तर हो जाएगा। उसको आप लोग याद रखेंगे, बहलोल लोदी। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, बहलोल लोदी। ये बहलोल ए जो है बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, यानी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में अंगूठा किसे दर्शाता है? पढ़े होंगे 9th 10th में आप लोग, अगर याद है। ऐसे तो 10 जिसका साइंस होगा तो 10 11 में पढ़ा होगा, 11 12 में। लेकिन जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है ये क्या दर्शाता है? आवेग के प्रवाह की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, विद्युत धारा की दिशा या बल का दिशा। तो नेक्स्ट उसका जो है आप लोग को याद होगा, जल्दी से कमेंट्स बताइए, उसका सही उत्तर हो जाएगा। ये जो है आपको बल की दिशा को दर्शाता है। लेकिन ये इसको हम कुछ पॉइंट हैं जो आप लोग को बता देना चाहते हैं। ये जो है बल के दिशा को दर्शाता है। एक बोलता है कि ये विद्युत प्रभावीय चालक के चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और इस चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और इस पर एक बल कार्य करता है जो विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को लंबवत रखता है। और ये से फ्लेमिंग, इसको क्या बोलते हैं? फ्लेमिंग बाएं हस्त नियम। उसका याद रखिए, जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है उसको हिंदी में बोलते हैं फ्लेमिंग बायां हस्त नियम के अनुसार हम अंगूठा और फोर फिंगर के मिडिल फिंगर को एक दूसरे के लंबवत रखते हैं और उसको जो है फोर फिंगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर हो जाए तो उसको मिडिल फिंगर विद्युत धारा की दिशा में हो तो उसे अंगूठे की दिशा उस चालक पर लगने वाले बल के दिशा की होगी। और फ्लेमिंग का जो बाएं हस्त नियम है किसी चुंबकीय क्षेत्र के एक विद्युत प्रभावित चालक पर लगने वाले बल के दिशा को दर्शाता है। उसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। पूरे डिटेल्स मैंने बता दिए हैं, उसको आप लोग को याद रखें। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है ये पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिया है। बुद्ध चरित्र का लेखक अशोक घोष, उनमें से गौतम बुद्ध की नवजीवनी। अब तो विश्व घोष जो है 4 ऑप्शन दिया है, नागार्जुन, अशोक घोष या अलार कलाम या पाणिनि। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक घोष, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। इसको आप लोग याद रखिएगा और उससे जुड़ा हुआ कुछ पॉइंट बनता है जो बना देते हैं आप लोग, उसको भी याद रखिए, क्योंकि पढ़ना है तो डिटेल्स में पढ़िए। बौद्ध का चरित्र अशोक जो है उसमें गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र वर्णन, अशोक घोष में किसका जीवन है? तो गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र का वर्णन है। और यह एक महाकाव्य है जो संस्कृत भाषा में रचित है। कौन? अशोक घोष क्या है? एक महाकाव्य है जो किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में रची हुई है। ये आप लोग को इतना पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिया है आपको कि दिल्ली, आगरा, लखनऊ, देहरादून। तो सही उत्तर क्या होगा आपको ये बताना है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। यूपी में है लखनऊ, उसको आप लोग याद रखिएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ जो यूपी में पर स्थित है। और ये जो था भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र जो यूपी में है उसका पूछ देगा स्थापना वर्ष कब है? तो याद रखिएगा 1952 याद रखना है। 1952 में क्या गया था? और यह गन्ना के विषय में उन्नत अनुसंधान करने वाले भारतीय का अनुसंधान परिधि का तत्वावधान कार्य करते रहता है, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कीव की राजधानी है। कीव किसकी राजधानी है? रूस की, नॉर्वे की, या हंगरी का, यूक्रेन का। तो उसको अब चारों ऑप्शन को आप लोग अच्छा से याद रखेंगे। तो चलिए बताते हैं आपको चारों ऑप्शन के बारे में। पहले तो कीव किसकी राजधानी है उसको जान लीजिए। कीव जो है यूक्रेन की राजधानी है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। और ये रूस का जो होगा ये भी याद रखना है, रूस का हो जाएगा आपको मॉस्को, नॉर्वे का हो जाएगा आपका ओस्लो, और हंगरी का हो जाएगा बुडापेस्ट, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्स आइस मैपिंग मिशन किसका है?
नासा का, इसरो का, CSS का या BNSC का। तो ये सब जो दिया हुआ है आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा, उसका सही उत्तर हो जाएगा। पहले तो आपको उत्तर सही बताते हैं, फिर उसका कुछ डिटेल्स बताते हैं। ये है नासा का अंतर्राष्ट्रीय मार्स आइस जो मैपिंग मिशन है, ये नासा का है। इसको आप लोग ये अंतर्राष्ट्रीय मार्स मैपिंग मिशन उसको शॉर्ट में बोलते हैं IMM, उसको आप लोग याद रखेंगे। ये जो है इसका मिशन का है आइडाइस इंडियन MIM, इसको आप लोग याद रखें, शॉर्ट नेम भी कभी पूछ देता है। ये अंतर्राष्ट्रीय जो नासा है, नेशनल अंतर्राष्ट्रीय मार्स आइस स्प्रिंग, ये नासा से प्रस्तावित किया गया है। और उन्होंने जापान के एरोस्पेस और एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी JAS के, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। और ये जो आप देखे थे कि जितना भी CSA है उसको बोलते हैं कैनेडियन स्पेस एजेंसी, और एक होता है ASI, उसको बोला जाता है इटालियन स्पेस एजेंसी को विकसित किया जा रहा है। और उसे एक पॉइंट और याद रखिए, उसे 2026 तक अंतरिक्ष के प्रक्षेपित किया जाना है। किसको? ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मार्स आइस स्प्रिंग मिशन को, इसको 2026 तक प्रक्षेपित किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। उसको भी आप याद रखेंगे। एक तरह से आपका ये करेंट का क्वेश्चन की तरह काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाली भाषा की लिपि क्या होती है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा है। ये जो बंगाली भाषा की लिपि क्या होती है, नागरी या नस्तालिक, गुरुमुखी या कुटिल। तो उसका जो है सबसे पहले तो आप लोग आंसर देख लीजिए। उसका सही उत्तर होगा कि बंगाली भाषा की जो लिपि होती है नागरी होती है, और यह जो है इंडो आर्यन समूह की भाषा है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और नेक्स्ट है कि भारत में यह भाषा हिंदी के बाद दूसरा सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। ये नागरी जो बंगाली भाषा की लिपि है, ये दूसरी भाषा है, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत की धनात्मक पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये भी क्वेश्चन साइंस का है, लिया हुआ है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सेट है तो सब सब्जेक्ट से होगा। इसको आप लोग को देखना है कि आवर्त सारणी में बाएं से जब दाएं जाते हैं तो विद्युत धनात्मक का जो प्रभाव होता है ये क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, ये पूछ रहा है। तो आप लोगों को क्या है कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये घटता है। क्या होता है, जब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाता है तो विद्युत धनात्मक का मान घटता है, उसको आप लोग याद रखेंगे। और आवर्त सारणी में जब ऊपर से नीचे जाता है तो विद्युत जब ऊपर से नीचे बाएं से दाएं जाएगा तो घटता है, और बढ़ता कब है, जब ऊपर से नीचे आता है तो बढ़ता है। उस ऑप्शन को भी आप लोग याद रखेंगे, है ना। ये धनात्मक मान जब आवर्त सारणी ऊपर से नीचे तो विद्युत धनात्मक बढ़ती है, जब आवर्त सारणी बाएं से जाता है तो विद्युत धनात्मक घटता है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निचली बर्मा को भारत में किसके काल में विलय किया गया था। 4 ऑप्शन है, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड हार्डिंग। तो ये चारों ऑप्शन में सही क्या होगा ये बताना आपको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 23 का। आप लोग को कमेंट्स करना, तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर लॉर्ड डलहौजी जो है बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। अब कुछ उसका पॉइंट बनता जो बता देते आप लोग को कि ये जो निचली बर्मा जो है ये भारत में 1852 में, याद रखिएगा कब, 1852, 1852, 1852 में ये जो लॉर्ड डलहौजी के शासन में ये विलय कर दिया गया था। और जबकि लॉर्ड डफरिन के शासनकाल जो 1885 में शेष ऊपरी बर्मा को भारत में विलय कर दिया गया। लेकिन पुनः 1935 में अंग्रेज ने बर्मा को भारत से अलग कर दिया। अंततः 1938 में अपनी स्वाधीनता प्राप्त की। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। पूर्णतया स्वाधीनता कब प्राप्त हुई उसको, ये जो निचली बर्मा जो भारत के किस काल में विलय किया गया था, तो 3-4 पॉइंट बना जो आप लोग याद रखेंगे। जो 1852 डलहौजी के समय और लॉर्ड डफरिन के शासनकाल 1885 में, फिर शेष जो बच गया था तो 1935 में अंग्रेज जो है जो भारत में से अलग हुआ था उस समय। लेकिन पूर्णतया जब विलय हो गया, स्वाधीनता हो गया जब 1948 में, देश के आज़ाद के 1 साल बाद।
उसको भी आप लोग याद रखेंगे। अब चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग को बताते हैं कि ये है BaCl2 प्लस NaSO4 जो प्रतिक्रिया करता है, तो BaSO4 प्लस 2NaCl में कौन सी अभिक्रिया है ये पूछ रहा है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये है विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग कमेंट्स में बताइए। लेकिन मैं बता देता हूँ, क्योंकि ज्ञान की चीज़ें आप लोग, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। द्विविस्थापन अभिक्रिया उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि ये जो BaCl2 है उसको बोलते हैं बोरियम क्लोराइड को Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट से जब प्रतिक्रिया करता है तो क्या बनता है? BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट और 2NaCl। 2NaCl किसका है? साधारण नमक यानी साल्ट का सूत्र है 2NaCl। वो भी आप यहाँ के कभी कभी पूछ देता है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र, तो 2NaCl बेरियम सल्फेट, BaSO4 सोडियम सल्फेट तो सोडियम Na2SO4 और बोलेगा बेरियम क्लोराइड तो BaCl2। इसको भी आप ले, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया है। और इस अभिक्रिया में दो धात्विक साल्ट के बीच जो होता है ये आपको रेडिकिलो को आदान प्रदान हो रहा है, तो ये दो नए धात्विक यौगिक का निर्माण हो रहा है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी किस आंदोलन से जुड़े नहीं थे? मतलब गांधी जी किस आंदोलन से नहीं जुड़े थे? स्वदेशी आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से, चंपारण आंदोलन या खिलाफत आंदोलन से? तो चारों ऑप्शन है ABCD, आप लोग कमेंट्स में बताइए उसका सही उत्तर क्या होगा। तो ये जो स्वदेशी आंदोलन थे इससे गांधी जी का कोई नाता नहीं था। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी थे, चंपारण आंदोलन में गांधी जी थे, खिलाफत आंदोलन में भी गांधी जी थे, लेकिन स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी बिल्कुल नहीं जुड़े थे। और ये स्वदेशी आंदोलन जो है कब हुआ था? तो 1905 में। किसके समय? तो लॉर्ड कर्जन के समय, जो बंगाल के प्रांत विभाजन में ये शुरू हुआ था, जो 1911 तक चला था। याद रखिएगा, ये स्वदेशी आंदोलन 1905 में लॉर्ड कर्जन, जो बंगाल प्रांत के विभाजन के विरोध में हुआ था, और वो कब तक चला था? तो 1911 तक चला था। और कुछ पॉइंट्स और है जो आप लोग याद रखिएगा कि गांधी जी जब भारत आगमन किए थे दक्षिण अफ्रीका से 1915 में जब हुआ था, तो उसके द्वारा भारत में चलाया गया था प्रथम जो आंदोलन, ये था चंपारण आंदोलन 1917 को। उसको भी आप लोग याद रखिए, आप लोग को बहुत ही काम में आएगा कि चंपारण आंदोलन 1917 में गांधी जी के द्वारा। इस बार जो मेन पॉइंट है उसको याद रखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य किस देश की स्वाधीन से लिया गया है? ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, कनाडा। ये जो मौलिक कर्तव्य है कहाँ से लिया गया है? तो ये मौलिक कर्तव्य जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, रूस से लिया गया है। उससे कुछ पॉइंट है जो आप लोग को बता दें कि मौलिक कर्तव्य जो रूस के जो संविधान से लिया गया था ये था, और उसका जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के जो अनुशंसा पर यह संविधान के कब 42वें संशोधन जो 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जो संविधान में जोड़ा गया। और दूसरा है ये संविधान के भाग 4 के क में और अनुच्छेद 51 के क में रखा गया था। मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है? 11 है। संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 के क में है। अनुच्छेद पूछेगा तो 51 के क में रखा गया है। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1976 में, और ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा में हुआ था ये, और ये मूल कर्तव्य संविधान से जोड़ा गया था। तो ये किस से संविधान से है? तो रूस के। ये जो है मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। ये सब पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है ये पूछ रहा है। NV रमन, उदय यू ललित, D वार्ड चंद्रचूड़ या शरद अरविंद बोबोडे। तो आप लोग जल्दी से बताइए, उसका कमेंट्स पता है तो उसका हो जाएगा आपका ऑप्शन DY चंद्रचूड़। ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। 9 नवंबर 2022 से ये अभी जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, कब से? 9 नवंबर 2022 से, इसको आप लोग याद रखेंगे।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के महाभियोग के आरोप पत्र पर कितने लोगों का हस्ताक्षर होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको भी आप लोग याद रखिए कि 1/3 सदस्य, 2/3 सदस्य, 1/4 या 2/4 ये बताना है। तो उसका सही उत्तर क्या होगा ये बताना आप लोगों को। तो इसमें जो है 1/4 सदस्य जो है इसमें काम करता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, उसको आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन सी को। और कुछ पॉइंट बनता है तो बता देते हैं। ये जो राष्ट्रपति का संविधान में उल्लेख महाभियोग जो लगता है वो हटाने के लिए लगाया जाता है पद से। तो ये महाभियोग आरोप तब लगता है जब 1/4 सदन, जिस सदन द्वारा ये आरोप लगाए जाते हैं, तो उसके हस्ताक्षर चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना चाहिए। कितने दिन का? 14 दिन का नोटिस देना चाहिए। और महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात दूसरे सदन में भेजा जाता है। तीसरा है, यदि दूसरे सदन को उन पर आरोपों का जांच के उपरांत सही पाता है तब महाभियोग प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। राष्ट्रपति के इसी समय पद से त्याग करना होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल 1/4 ये था, ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और उससे विशेष योग्यता इसको भी आप लोग सुन के याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा में सभापति और उपसभापति के अनुपस्थित होने पर सदन की अध्यक्षता कौन करता है ये पूछ रहा है। अगर राज्यसभा में सभापति और उपसभापति के अनुपस्थित होने पर सदन की अध्यक्षता कौन करता है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो है उसका जो है कौन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, संसदीय कार्य मंत्री या उपसभापति के पैनल का सदस्य। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा उपसभापति के पैनल का सदस्य। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। और उससे जुड़ा कुछ बात है जो आप लोग को बता दें कि उस समय उसे सभापति के समान ही अधिकार और शक्तियां प्राप्त होती है ना। और उपसभापति पैनल का सदस्य उसकी अध्यक्षता करता है, वो तो आप लोग को ऑप्शन में दिख गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम, उसको भी आप लोग याद रखेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है। कृषि पर, तीव्र औद्योगिकरण पर, गरीबी उन्मूलन पर या आर्थिक उदारीकरण पर। उसको आप लोग याद रखिए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। तो प्रथम पंचवर्षीय जो योजना था ये कृषि पर आधारित है, ये तो आप लोग को पता होना चाहिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ कब से कब तक था तो उसको याद रखिएगा 1951 से लेके 56 तक। 1951 से 56 तक था प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कृषि पर आधारित था। और इस योजना का सबसे अधिक प्राथमिकता जो है कृषि को दिया गया था। और इसमें सिंचाई, विद्युत परियोजना भी शामिल है। इस पंचवर्षीय योजना में सिंचाई और विद्युत परियोजना भी शामिल है। और यह योजना जो था हेरान डोमर मॉडल पर आधारित है। तो उससे जुड़ी हुई जो पॉइंट है उस सब को आप लोग को याद रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, उसको भी आप लोग याद रखेंगे कि अधिकांश प्राचीन बौद्ध ग्रंथ की भाषा क्या थी। ये जो अधिकांश बौद्ध ग्रंथ की भाषा कैसा है ये पूछे थे, ये आप लोग को कमेंट्स में बताना है। तो उसका सही भाषा क्या होगा तो 4 ऑप्शन है, संस्कृत, मगधी, पाली, प्राकृति। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अधिकांश जो है प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जो है पाली भाषा में बोला गया है। तो उसको आप लोग याद रखेंगे। जो भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश भी दिए थे। और कुछ और पॉइंट्स याद रखिए, जो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का जो प्रमुख साहित्य है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश और संग्रहित हैं और जो पाली भाषा में लिखा गया है उसको भी आप लोग याद रखिएगा कि ज़्यादातर जो है बौद्ध का जो है पाली भाषा में ही लिखित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि शांति की मूर्ति कहाँ स्थापित है। शांति की मूर्ति कहाँ स्थापित है ये पूछ रहा है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग को सही ऑप्शन बताना है कि शांति मूर्ति कहाँ पर स्थापित है। ये आप लोग को पूछ रहा है गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में है। अगर देखने में दिक्कत हो तो आप लोग कान तो भगवान दिया है उसको सुन के तो याद कर सकते हैं ना। शांति मूर्ति कहाँ स्थापित है तो राजस्थान में है, इसको आप लोग याद रखिएगा, है ना। उससे कुछ जुड़ी ही आप लोग को बता दें
कि शांति के लिए थोड़ा सा सुन लीजिए। ये जो है आपको नवंबर 2022 में जौनाचार्य श्री विजय वल्लभ जो सुरेश्वर जी महाराज थे, जिसको श्वेतांबर संप्रदाय के हैं, और उसके सम्मान में 151 इंच यानी 12.6 फीट ऊंची अष्टधातु से निर्मित ये शांति मूर्ति हैं, जिसको स्टैचू ऑफ पीस बोला जाता है। और ये राजस्थान के विजय वल्लभ जो साधन केंद्र है वहाँ स्थापित किया गया है, उसको आप लोग याद रखिएगा। कितना इंच में पूछेगा तो 151, फीट में पूछेगा तो 12.6 फीट। ये अष्टधातु से निर्मित शांति मूर्ति है, इंग्लिश में स्टैचू ऑफ पीस बोलते हैं। ये राजस्थान के हैं, ये विजय वल्लभ साधना के केंद्र पर स्थापित है, और ये नवंबर 2022 में जौनाचार्य श्री वल्लभ सुरवीर जो थे उसके द्वारा सम्मान उसको प्राप्त है। इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, राजतंत्र के बाद नेपाल में किस तरह का शासन की अपनाई गई थी? राजतंत्र के बाद नेपाल में किस तरह का शासन अपनाई गई? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष अध्यक्षतात्मक शासन, समाजवादी या लोकतांत्रिक? तो सही उत्तर क्या होगा ये बताना है। तो ये हो जाएगा आप ऑप्शन नंबर डी, लोकतांत्रिक। और इससे क्या है, ये नेपाल की सबसे पुरानी राजशाही व्यवस्था को 2008 में भी समाप्त करके लोकतांत्रिक गणराज्य अपनाई गई थी। लोकतांत्रिक गणराज्य में जनता शासकों को चुनाव करती है। लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब क्या होता है कि जनता शासकों का चुनाव करता है, जबकि राजतंत्र में शासन की वंशानुगत होता है ना। राजतंत्र का मतलब हुआ वंशानुगत, लेकिन वैसा नहीं है, वहाँ लोकतांत्रिक है, जनता द्वारा शासकों को चुना जाता है नेपाल में। और ये 2008 में ही समाप्त कर दिया था किसको? राजशाही को। तो राजशाही कब समाप्त हुआ था? 2008 में। इसके बाद लोकतांत्रिक अपनाया गया जी, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि समूह 13 का तत्व किस तरह का ऑक्साइड बनाए हैं? ये जो ग्रुप होता है समूह 13, जो तत्वों का संयोजकता होता 3 है, 3 संयोजक होता है। अतः ये 13 जो है, जो आपको ये तत्व है M2O3, उसको आप लोग याद रखिए, जो ऑक्साइड का निर्माण करता है M2O3। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, M2O3, उसको याद रखेंगे। ये 13 का समूह है। और M क्या है? ये धातु है। O क्या है? ऑक्सीजन है। और ये तीनों जो संयोजक करता है तो क्या बनता है? M2O3, जिसका धात्विक ऑक्साइड बोला जाता है उसको। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लेलोंग नृत्य कहाँ से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि लेलोंग नृत्य कहाँ से संबंधित है, ये पूछ रहा है। तो लेलोंग नृत्य जो है ये आपको 4 ऑप्शन, इंडोनेशिया, इराक, ब्राज़ील और मिस्र। तो सबसे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये इंडोनेशिया से संबंधित है। लेलोंग नृत्य का मूल से इंडोनेशिया का किया जाता है। और ये नृत्य को 2015 में यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक जो विरासत सूची में भी शामिल कर लिया गया है। यूनेस्को में जो है ये अमूर्त सांस्कृतिक एक विरासत सूची होता है, जिसमें कब शामिल किया? 2015 में। किसको? लेलोंग नृत्य को। कहाँ का नृत्य है? तो ये इंडोनेशिया है ना। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का हनन पर न्यायालय जाने से रोक सकता है? इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। हम लोग कोई थोड़ा ऑब्जेक्टिव है, बड़ा हो जाएगा और पूरा लेके चलते हैं, तो इसके लिए आप लोग बुरा मत मानिए। पूरा सेट को पढ़ना है आप लोग को। अभी बिहार एसएससी अभी बहुत टीचर वाले में छटाए हैं, तो आप लोग कोशिश कीजिए उस सब को पढ़िए आराम से। वीडियो जितने भी डाला हुआ है मेरे पर सभी बिहार से रिलेटेड है, तो उस सब को भी पढ़िए। जो एसएससी का है उससे भी आप रिलेटेड हैं, उसको भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो 36 नंबर है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को हनन पर न्यायालय जाने से रोक सकता है? 359, 358, 352 और 365। तो अनुच्छेद बताना आप लोग को। सही अनुच्छेद क्या होगा? तो ये होगा आपको ए नंबर बिल्कुल सही है कि 359 एक ऐसा है कि राष्ट्रपति के मौलिक अधिकारों पर हनन है जो न्यायालय के जाने से रोक सकता है। तो उससे कुछ रिलेटेड बात आप लोग को बता दें कि ये निलंबन जो है अनुच्छेद 20 और 21 में जो प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर से संबंधित है।
ये है क्या 359, ये पहले आप लोग जान लीजिए। जिसे आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति द्वारा निलंबित कर दिया जाता है। इन मौलिक कर्तव्यों को हनन करने पर न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। अनुच्छेद 358 के तहत आपातकाल के दौरान, है ना, अनुच्छेद 19 के द्वारा ये प्रत्येक 6 मूल अधिकारों को स्वतः निलंबित हो जाता है और उसके निलंबन के लिए किसी आदेश की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये 358 है जो आपातकाल के दौरान, और अनुच्छेद 19 के तहत जो 6 मूल अधिकार होता है उसको स्वतः निलंबित हो जाता है और इसके निलंबन के लिए किसी आदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, अनुच्छेद 19, है ना। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा मोबाइल से बना रहे हैं, दिक्कत हो रहा है, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ाई पे फोकस कीजिए कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये पूछ रहा है। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था ये आप लोग को बताना। 1993, 1991, 1990, 1992। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 1992 में। ये 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिक स्थिति के एवं सुरक्षा के प्रदान की गई है। और कुछ पॉइंट है उसको याद रखिएगा कि संविधान में जो भाग 9 में जोड़ा गया है इसे, जिसे पंचायत के नाम दिया गया है, और एक नई 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई है जिसमें पंचायत के 29 कार्यात्मक विषय जोड़ी गई है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। संविधान संशोधन से बहुत क्वेश्चन रहता है, इसीलिए आप लोग उसको भी पढ़ लीजिएगा जाकर के ल्यूसेंट से। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ से पढ़ के रहना नहीं है, वीडियो को बार बार देख के याद कीजिए। कुछ डीपली नॉलेज लेना है तो आप लोग को थोड़ा सा मेहनत करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, तारे टिमटिमाते हैं, अब क्यों टिमटिमाते हैं ये पूछ रहा है। प्रकाश के परावर्तन द्वारा, प्रकाश के अपवर्तन द्वारा, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण द्वारा या प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर जो है ये प्रकाश के परावर्तन, ये तो आप लोग को पता होगा। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग याद रखिएगा कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है 38 का। ये प्रकाश के परावर्तन के द्वारा जो है तारे टिमटिमाते हैं। तो ये वायुमंडलीय का जो आवरण से होने वाले जो प्रकाशीय परावर्तन के कारण ये टिमटिमाने का जो अभावी स्थान परिवर्तन के कारण होता है, और तारों का जो आभासी जो स्थान है परिवर्तन वायुमंडलीय के घनत्व में होने वाले समसामयिक परिवर्तन के कारण भी होता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है डिपोर झील कहाँ स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि डिपोर झील कहाँ स्थित है, उड़ीसा, मेघालय, असम या मणिपुर। आप लोग को पता है तो सही ऑप्शन कमेंट्स में बताइए। हम चाहते हैं आप लोग सही सही इस चीज़ को बताएं ताकि हम उसमें 150 क्वेश्चन है, हम कोशिश करेंगे आप लोग को 50 क्वेश्चन बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अभी 40 ही बताते हैं, ऐसे करके 2-3 क्वेश्चन बना देंगे, तो आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो डिपोर झील कहाँ स्थित है ये बता दीजिए। तो 4 है, उड़ीसा, मेघालय, असम या मणिपुर। तो उसका सही उत्तर क्या होगा ये बता देते हैं आप लोग को। तो ये जो है डिपोर झील ये असम में स्थित है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। कहाँ पर है, असम में है। थोड़ा सा असम मिटा गया, उसको हम हटा देते हैं। आप लोग को 2 मिनट रुक जाइए, आप लोग समझ जाइएगा, इसको हमको मिटाने दीजिए, है ना, क्योंकि जब देखबे नहीं करिएगा बाद में पढ़ना होगा तो थोड़ा असम को ऐसे तो सुन के आप लोग कर सकते हैं। चलिए हम ऐसे बता देते हैं, ये असम के द्वारा है, ठीक है। ये डिपोर झील कहाँ स्थित है, तो ये डिपोर झील आपको असम में स्थित है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब कुछ पॉइंट बनता है ये बता देते हैं आप लोग को। ये जो डिपोर झील असम में थे उसे मीठे पानी का झील बोलते हैं। डिपोर झील कैसा है, कहाँ पर है, पहले पूछेगा तो असम में है। किस, ये खड़ा पानी या मीठा पानी, तो ये मीठे पानी का झील है। और उसका एक महत्वपूर्ण ये भी है, यह एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है, वहाँ पर पक्षी जो है बहुत है। और एक जो है और है कि यहाँ समसर साइट है। समसर साइट किसको बोलेगा, तो डिपोर झील को। कहाँ पर है, असम में, वहाँ पक्षी बहुत पाया जाता है और ये मीठे पानी है, पक्षी का क्षेत्र है वो। अब चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि आप लोग को यहाँ देखना है कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो रीजनिंग आ जाएगा, इसीलिए हम 40 पर उसको रीजनिंग वाला पॉइंट्स को कल देख लेंगे।
अब देखिए उसको बोलता है एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको आप लोग याद रखेंगे। ये बहुत VBI क्वेश्चन है ना, कि एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, आयरन, आयोडीन, कैल्शियम या पोटासियम। तो आप लोग बताइए जल्दी से। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। और उसका जो एनीमिया रोग का कारण क्या है, ये एनीमिया रोग बच्चों में हीमोग्लोबिन की कमी की हो जाती है ना। अगर पूछेगा बच्चों में किस चीज़ के एनीमिया होता है तो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। और एनीमिया रोग जो है आयरन की कमी के कारण होता है बड़ों में, बच्चों में हीमोग्लोबिन के कमी के कारण होता है। उसको आप लोग याद रखिएगा। और 41 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग जा कर के आप लोग को टास्क दे के छोड़ते हैं। उसका ऑप्शन आप लोग बताइएगा कि निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान का युग्म गलत है। 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा गलत है ये आप लोग को कमेंट्स के माध्यम से बताना है। इसका उत्तर हम कल देंगे आपको कि सही उत्तर क्या है, कि राष्ट्रीय उद्यान का सही मिलान क्या होगा। और यहाँ गलत आप लोग को उसमें से चुन के हमको बताना है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से बनाइए, और एक तो लाइक करिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। और जो नए चैनल पर हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको दबाइए। और अभी तक जितने हम 40 क्वेश्चन आप लोग को बताए हैं वो भी कमेंट्स में कीजिए कि आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं। और मोबाइल से है तो थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा आवाज़ से, इसके लिए सॉरी। और आप लोग सिर्फ पढ़ाई पे फोकस मारिए, बाद बाकी बहुत कुछ को इग्नोर करना होता है आगे बढ़ने के लिए। तो जीवन में कुछ हासिल करना है तो बहुत कुछ को नज़रअंदाज करते हुए अपने जीवन पर मुकाम को हासिल करना है। तो अभी तक वीडियो पर बने रहने के लिए आप लोग को, मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बस लास्ट जाते जाते कहेंगे कि मेरा चैनल नया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।